नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है गुणनिरपेक्ष आंदोलन, उद्देश्य एवं विशेषताएं। देखिए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही विश्व समुदाय भी दो गुटों में बढ़ चुका था, अर्थात शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम गुट का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, जो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था। सोवियत रूस दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था, जो साम्यवादी गुट का समर्थक था। अमेरिका में नाटो और सीटो का निर्माण जहां रूस ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए किया, वहीं रूस भी अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को रोकने के लिए वार्सा पैक्ट, जिसमें जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गेरिया आदि देश शामिल थे, का संगठन अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को रोकने के लिए किया था। इन गुटों में दुनिया के अधिकतर विकसित देश थे। भारत एक विकासशील राष्ट्र था, नया नया स्वतंत्र हुआ ही था, आज़ादी हासिल की थी नई नई, तथा विकासशील होने के कारण भारत के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई थी कि वह किसी एक गुट में शामिल हो या दोनों गुटों से अलग रहे एवं अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चले। फिर ये जो शीत युद्ध था वो अस्त्र शस्त्र की लड़ाई न होकर वैमनस्यता, कटुता, तनाव का संघर्ष था। भारत दोनों गुटों की राजनीति से अपना अलग अस्तित्व चाहता था। भारत ने यूगोस्लाविया, मिस्र आदि देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर इस समस्या पर विचार विमर्श किया। भारत से जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने दोनों गुटों से अलग रहने की नीति का क्रियान्वयन कर गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत किया। तो इसी संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में इस गुण निरपेक्ष आंदोलन ने परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गुण निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। गुण निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुण निरपेक्ष होने का दावा करते हैं। जहां 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुण निरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, वहां आज गुण निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 से अधिक हो गई है। आर्मेनिया, अजरबैजान, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, ब्राज़ील, चीन, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, एल साल्वाडोर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन तथा उरुग्वे आदि देशों को गुण निरपेक्ष आंदोलन में ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। देखिए, ये जो गुण निरपेक्ष आंदोलन है, इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में अभी बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी और विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया था। एक गुट साम्यवादी राष्ट्रों का था, दूसरा गुट पूंजीवादी राष्ट्रों का था। तो उसी समय वे राष्ट्र जो इन दोनों गुटों से रहकर वो ये सोचते थे कि वो तीसरी शक्ति हो सकते हैं, जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में परिणत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते हैं, ऐसी सोच वाले राष्ट्रों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। फिर ये जो गुण निरपेक्षता का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, देखे डॉक्टर कर्षणा कुदेशिया ने अपनी पुस्तक विश्व राजनीति में भारत में गुण निरपेक्षता का उल्लेख करते हुए लिखा था कि गुण निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, क्योंकि भारत ने अपने आप को संकुचित सीमाओं में बांध कर नहीं रखा है और न ही न्यायपूर्ण परिस्थितियों में किसी गुट विशेष का समर्थन करने से बचा है। उसकी यह गुण निरपेक्षता की नीति उपदेशात्मक, नकारात्मक, तटस्थता एवं अप्रगतिशील नीति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो सकारात्मक है अर्थात सही और न्याय संगत है, उसकी सहायता और समर्थन करना, और जो अनीतिपूर्ण है उसकी आलोचना और निंदा करना है।
तो गुणनिरपेक्षता को दूसरे शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि गुणनिरपेक्ष वे देश माने जा सकते हैं जो सैन्य गुटों के सदस्य न हो, युद्ध का समर्थन न करने वाले हो, स्वाधीनता के समर्थक हो और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हो। तो ये गुणनिरपेक्षता का अर्थ है। अब गुणनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनने के लिए जो नाम, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में नाम का सदस्य बनने के लिए जो सदस्यता की शर्तें हैं उनके बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। गुणनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 मानदंड निर्धारित किए गए थे। ये मानदंड जून 1961 में काहिरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे। बैठक में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए जाने के कारण मानदंडों के संबंध में काफ़ी समझौता करना पड़ा और अंततः इन मानदंडों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजने के बारे में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंप दिया गया जिन्होंने कायरा में की तैयारी में इस बैठक में भाग लिया था। इन मानदंडों के अनुसार किसी भी गुणनिरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जाहिर कर सके तो उतना ही उस राष्ट्र के लिए काफ़ी है। इसे निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलनों का समर्थन प्रदान करना चाहिए। किस हद तक और किस रूप में यह समर्थन हो, इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया है। तीसरा मानदंड है सैनिक गठबंधनों की सदस्यता से संबंधित है, अर्थात गुणनिरपेक्ष समझे जाने के लिए देश को बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा और पांचवा मानदंड यह है कि यदि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता है अथवा वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का सदस्य है तो यह समझौता या संधि जानबूझकर बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। तो ये सदस्यता के लिए कुछ शर्तें थी। अब गुणनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से कारक थे जिनकी वजह से ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। इसके लिए कुछ उत्तरदायी कारण है। पहला कारण हम बताएंगे शीत युद्ध। व शीत युद्ध के समय वो राष्ट्र जो किसी भी सैनिक संगठन या गुट के सदस्य नहीं बनना चाहते थे और अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना चाहते थे, वो राष्ट्र मिलके इस आंदोलन के लिए भूमिका तैयार की। दूसरा है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। नवोदित राष्ट्रों के गुणनिरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। वह यह कि वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत भी हो। इन राष्ट्रों ने महसूस किया कि वे गुणनिरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके और जब भी किसी विशिष्ट पर्सन या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्रवाई करनी पड़ जाए, वही वे नीति और कार्रवाई की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से और दृढ़तापूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छे तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है गुणनिरपेक्ष आंदोलन के उदय होने का, वह है सैन्य गुटों से पृथक रहने की नीति। सन 1945 से 50 की कालावधि में एशिया अफ्रीका में अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। ये सभी राष्ट्र शोषित और गरीब एवं विकासशील राष्ट्र थे और संभलने के लिए समय चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ऐसे वे चक्रों में फंस जाते कि उन्हें समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर नहीं मिल पाता। तो सैनिक गुटों से अलग रहने की सोच ने भी गुणनिरपेक्ष आंदोलन को सींचने का काम किया। और चौथा जो कारण था वो है अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। वह नए राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन उनके लिए विशेषतः दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने का साधन थी। वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में जहां किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो और उन राष्ट्रों की स्वयं की कोई पहचान नहीं रह जाए। उन्होंने अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों की छाया मात्र
नहीं बन सकते, चाहे वे राष्ट्र कितने ही उन्नत क्यों ना हो। तो ये जो अपना विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बचाए रखने की जो इनमें अभिलाषा थी, उसने इस गुणनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने में योगदान दिया। और स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा ने भी नवोदित एशिया और अफ्रीका के गुणनिरपेक्ष जो नए राष्ट्र थे, वो गुणनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से ही वो ऐसा चाह रहे थे कि भाई हम किसी भी गुण में शामिल नहीं होंगे, और जब गुणनिरपेक्ष रहेंगे तभी हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन कर सकते हैं। और एक कारण ये भी था, जिसे हम कह सकते हैं कि आर्थिक कारण। गुणनिरपेक्षता का यह एक अन्य आधार है। प्रायः सभी गुणनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे एवं गरीब भी थे, परंतु इसके लिए उनके पास न तो भाई वो विकास तो करना चाहते थे, परंतु उसके लिए न तो उनके पास पूंजी थी और न ही तकनीकी थी। अतः उन्होंने अपनी वैदेशिक अर्थनीति को ऐसे मोड़ दिया कि उन्हें जो चीज़ें कोई शर्त रखे बगैर जहाँ से भी मिल सकती थी वो मिल जाए, क्योंकि उन्हें इसकी सख्त ज़रूरत थी। जहाँ भी किसी भी गुट में शामिल न होने का सबसे अच्छा मार्ग लगा, उन्हें साफ लगा कि अगर वे किसी एक गुट में शामिल हो जाए तो उन्हें एक से अधिक स्रोतों से सहायता मांगने की अपेक्षित स्वतंत्रता से भी वंचित होना पड़ेगा। तो ये मुख्य कारण थे जिन्होंने गुणनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब गुणनिरपेक्ष आंदोलन के देखें समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन। गुणनिरपेक्ष आंदोलन के लिए किन्हीं स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है, फिर भी गुणनिरपेक्ष देशों में समन्वय स्थापित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई करने के लिए तथा आंदोलन की प्रगति एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय एवं समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए दो प्रकार की संस्थाएं हैं। पहला समन्वय ब्यूरो और दूसरा सम्मेलन। सम्मेलन भी दो प्रकार के हैं, गुणनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा है शिखर सम्मेलन। इस प्रकार गुणनिरपेक्ष आंदोलन की तीन संस्थाएं हैं। पहली समन्वय ब्यूरो और दूसरी विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और तीसरा विदेश मंत्रियों शिखर सम्मेलन। तो समन्वय ब्यूरो क्या है कि गुणनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए यह एक उपयोगी और सक्रिय केंद्र है। इसे गुणनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा भी कहा जा सकता है। इसका स्वरूप एक तैयारी समिति की भांति है जो गुणनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मसौदे तैयार करता है। दूसरा है मंत्री स्तर का अर्थात विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में गुणनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। सम्मेलन जहां गुणनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है, वहां गुणनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के जो इच्छुक राष्ट्र हैं उनके आवेदनों पर विचार विमर्श का काम भी ये विदेश मंत्रियों का सम्मेलन करता है। और तीसरा है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन है वो गुणनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। जो शिखर सम्मेलन है वो हर तीसरे वर्ष पर होता है, जिसमें गुणनिरपेक्ष राष्ट्रों के मुखिया ही भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में प्राय 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। पहले वो जो गुणनिरपेक्ष आंदोलन के पूर्ण सदस्य हैं, वे जो पर्यवेक्षक सदस्य हैं, वे जो पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य हैं और चौथे वो जो आमंत्रित अतिथि है। तो इस प्रकार ये संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से इनके अधिवेशन या सम्मेलन आयोजित होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।